सभी दर्शकों को राम राम। मेरा नाम बाबा रामदास है और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, दो चैनल्स हैं। और मेरे साथ आज जुड़े हैं बिहार दरभंगा से स्वामी व्यालोक जी। आपका चैनल है व्यालोक वाणी। एक इनका चैनल एक तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बता दूं कि इनके जो पिताश्री हैं वो दरभंगा यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, हिंदी विभाग के, और बड़े प्रकांड विद्वान हैं। उनके साथ आप एक कार्यक्रम करते हैं हर संडे को, एक रिकॉर्ड कर रहे हैं महाभारत पे। व्यालोक भाई, क्या है जरा उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। वो महाभारत वाला जो आप एपिसोड करते हैं बाबूजी के साथ हर संडे, वो आप शायद वो आप पब्लिश करते हैं। दादा, सबसे जी। पहले तो आपको नमस्ते, प्रणाम। और आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा अभिनंदन। हर एक रविवार को महाभारत की असली कथा जो इन दुकानदारों ने छुपा दी है, विकृत कर दी है, बर्बाद कर दी है, देवदत्त पटनायक से लेके और ये पतली कमर कुमार विश्वास टाइप के लोगों ने, उसमें मेरा ये प्रयास है कि असली जो महाभारत है की कथा हम लोग साथ पढ़ें, साथ घूमें। तो अभी तक या आज मैंने चौथा एपिसोड रिलीज किया है। उसको अगर लोग देखेंगे, पढ़ेंगे तो उनको सचमुच पता चलेगा कि बी आर चोपड़ा की महाभारत में कितनी गंदगी फैलाई और बाकी ये जो तथाकथित प्रवचन करता है इन्होंने कितनी गंदगी फैलाई है और असल में वेद व्यास जी ने क्या लिखा है। जी अच्छा, चलिए, मैंने अभी तक स्वयं नहीं देखे थे वो एपिसोड। मैं खुद देखूंगा, मैं दर्शकों से भी कहूंगा। आप जो है मुझे लिंक दे दीजिएगा, तो लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे और वो जरूर देखने लायक चीज है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में मैंने सुना है नामांकन तक दाखिल होने शुरू हो गए हैं अब तो। तो ये सीट शेयरिंग की जो चल रही थी बातचीत दोनों गठबंधनों में, उसमें कहां तक पहुंची, क्या सफलता है? आप म्यूट हैं मैं क्या? थोड़ी देर म्यूट हैं म्यूट आप? था, सॉरी। देखिए, बिहार चुनाव के बारे में जो एक कहावत पूर्वांचल में कही जाती है ना कि लगन चढ़ गई बा, ये लड़का के चाहे लड़की के। तो बिहार के एबर चुनाव नहीं खे चढ़ल। आज दूसरा दिन है नामांकन का और किसी भी जिले के किसी भी समाहरणालय में आप जाएंगे तो ना कोई रस्सा कसी है, ना कोई जुलूस है, ना कोई धूम धड़ाका है। चुनाव आयोग के और अधिकारी लोग, जो लोग चुनाव की जिम्मेदारी जिन पर है, वो लोग खड़े हैं, तैयार होके बैठे हैं, पूरी तैयारी है। लेकिन 2 दिन, आज दूसरा दिन तारीख से नामांकन, आज तीसरा दिन जा रहा है और अभी तक कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। इसके दो कारण हैं। एक तो जो दो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, आरजेडी और भाजपा नीत, जो एनडीए गठबंधन है, भाजपा नीत कहिए या जेडीयू नीत कहिए, जो भी है, इन दोनों ही गठबंधनों में पेंच फंस गया है। एनडीए में पेंच फंसा दिया है मांझी ने और कुशवाहा ने। चिराग थोड़ी देर के लिए नाराज हुए, फिर मनाए गए, उनके पास 4 बार नित्यानंद राय गए। अब वहां सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था। तब तक उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई। उन्होंने एक संवाद बोल दिया मात्र 2 वाक्य का कि अभी तक सब कुछ फाइनल नहीं है, मुझे दिल्ली बुलाया गया है सीट शेयरिंग के बारे में ही बात करना है। और जो भी लोग सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं फाइनल, वो लोग धोखा और प्रपंच फैला रहे हैं। अब सीट शेयरिंग की फाइनल होने की बात किसने कही थी? तो भाजपा के अध्यक्ष, बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कही थी। तो ये कहाँ प्रहार था? उसके बाद मांझी जी ने तो दिनकर की कविता ही लिख दी, वो न्याय अगर तो आधा दो। लेकिन उसी सब क्रम में ये हुआ है कि इधर आरजेडी गठबंधन की हालत और खत्म। देखिए, बीजेपी और एनडीए का तो आज हो जाएगा फैसला, क्योंकि चिराग आ चुके हैं वापस खेमे में, मांझी भी मान ही चुके हैं। दरअसल ये सब चुनाव के समय दबाव बनाने की राजनीति होती है। आपको भी पता है कि भाई 6 सीट जहां मिलनी है वहां 8 ही मिल जाए, भागते भूत की लंगोटी से ही।
कुशवाहा है तो कुशवाहा को वैसे भी इस बार कोई ज्यादा भाव नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी भी उसी बिरादरी से आ गए हैं। नीतीश कुमार का अलग अपना ऑरा है ही, तो कुशवाहा अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। वैसे मैं आपको शायद एक बार पहले भी इसी चैनल पर बता चुका हूं कि इस बार बिहार की जनता इन छोटे ब्लैकमेलर जो दल हैं उन सबको इस बार बाहर कर देगी, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो चिराग हो, चाहे वो उधर एक जो सहनी है आरजेडी वाले गठबंधन में वो हो, इन सब का इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इधर जो आरजेडी गठबंधन है उसमें प्रॉब्लम कहाँ फंस रही है, दो जगहों पर प्रॉब्लम है, और ये मेजर प्रॉब्लम है। ये मेजर प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये बात मुख्य घटक दल जो तथाकथित महागठबंधन है उसकी है, आरजेडी की है। कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री प्रत्याशी मानने से इनकार कर दिया है। तेजस्वी ने बोल दिया है कि वो 243 सीटों पर अलग लड़ रहे हैं। एआईएमआईएम 32 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है, और ये सारी की सारी सीटें वो हैं जिन पर आरजेडी का कब्जा रहा है, क्योंकि यहाँ मुसलमान वोटर्स ज्यादा रहे हैं। तो ये आरजेडी के लिए बड़ा संकट है। उधर सहनी जी जो हैं वो 60 सीटों पर तो अड़े ही हुए हैं। उनका ये कहना है कि भाई डिप्टी सीएम तो घोषित कर ही दो, सीएम घोषित करो या ना करो, डिप्टी सीएम तो घोषित कर ही दो। तो तेजस्वी अभी सबसे ज्यादा परेशान है। इसके अलावा एक मोर्चा जो तेज प्रताप ने खोल दिया है, और तेज प्रताप का हो सकता है, तेज प्रताप 4 छोटे दलों से ऑलरेडी गठबंधन कर चुके हैं। अब अगर तेज प्रताप का एआईएमआईएम से गठबंधन हो गया तो तेजस्वी के लिए और भी मुश्किलें बढ़ेंगी। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं 51। आप उसमें लिस्ट उठाइएगा तो आपको साफ साफ ये दिख जाएगा, जो भी बिहार की राजनीति को थोड़ा बहुत समझता है या उसमें इन्वॉल्व है उसको ये पता चल जाएगा कि ये पूरा का पूरा ज्यादातर सीट्स पर डेंट जो है वो आरजेडी और उसके गठबंधन को ही लगाया जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने एक मिनट जी, सर, 51 जी, जो 51 की सूची थी वो मैंने बहुत कायदे से स्टडी की थी। उसमें से शायद 7 या 8 तो मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा था 40 मुसलमान खड़े करेंगे पूरे बिहार जी। में, तो 51 में 8 कर दिए हैं, तो 40 का वो एवरेज लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। जो बाकी जो सीटों पे जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, जरा उनके बारे में बताइए कि आपने कहा वो आरजेडी को डेंट डालने वाली लिस्ट है। जी। नहीं, देखिए उसमें एकदम केजरीवाल 2 जब मैं प्रशांत किशोर को कहता हूं ना तो ये सिद्ध है। उसमें 5 डॉक्टर्स को उसने दे दिया है टिकट, 5 जो पुलिस के अधिकारी हैं, जैसे मेरे शहर से दरभंगा से एक आर.के. मिश्र जी को उन्होंने टिकट दे दिया है, ये पूर्व डीजी थे। अच्छा, जब भी ये ढोल बजते हैं, बिहार का आदमी अगर डॉक्टर्स के मामले में अगर कोई कहता है किसी बिहारी को कि डॉक्टर्स देवता होते हैं, तो वो बिहारी अगर ताकतवर होगा तो आपको पटक के मारेगा, अगर कमजोर होगा तो मुस्कुरा के रह जाएगा। क्योंकि बिहार में अगर कोई लुटेरी कौम है, और इसके अपवाद हैं, मैं उन लोगों से माफी मांग ले रहा हूं, लेकिन अगर कोई सबसे बड़ी लुटेरी कौम है तो वो डॉक्टर्स की कौम है। इनसे लोग इतने खफा रहते हैं, इतने नाराज रहते हैं, और ये वही डॉक्टर कौम है जो माफिया का भी अंग है। और बिहार के दरभंगा में डीएमसीएच हुआ करता है, उस डीएमसीएच को इन लोगों ने बर्बाद किया, और एम्स को पिछले 8 साल से लटकाने में यहाँ के उसी माफिया का हाथ है, जिसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें नेता इन्वॉल्व हैं, जिसमें यहाँ के तथाकथित गणमान्य लोग इन्वॉल्व हैं। तो 5 डॉक्टर हो गए, 2-4 इंजीनियर हो गए, एक कैंडिडेट ऐसा है जिस पर हत्या वगैरह का आरोप है, अगर वो सुनील कुमार, वही कुख्यात सुनील कुमार है, नरौल नामक सीट से उनको टिकट दिया गया है। और वो सारे कैंडिडेट लगभग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से आए हैं। ये जो प्रशांत किशोर ने दावा किया था ना कि हम एकदम 98
20% टिकट जो है वो पहली बार जो चुनाव लड़ रहे होंगे उनको देंगे, वो दावा उनकी पहली सूची में मुंह की खा चुका है। और जब प्रशांत किशोर ने पार्टी की घोषणा की थी, याद कीजिए, तो उस समय सारे उनके पास आरजेडी के लोग मौजूद हो गए थे। आरजेडी के जितने असंतुष्ट, जितने टूटे फूटे लोग हैं, वो सब प्रशांत किशोर की बगल में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जब से उन्होंने मीडिया भाइयों को आकर्षित करना चाहा, या फिर जब से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में मियां भाइयों को लगातार ये बताया कि आप हमें वोट दीजिए, आरजेडी से आगे होइए, मतलब खुल के जब मुस्लिम परस्ती की, तो उनके पास जो, जिसको आप कहते हैं फ्लोटिंग वोट, जो केजरीवाल के पास गया था और जिसने इतनी बम्पर जीत दिला दी थी, वो फ्लोटिंग वोट भी नाराज हो गया है। इसके अलावा पीके के दल के जो लोग 6 महीने से उनके साथ घूम रहे थे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए, वीडियोस देखिए, वायरल हो रही हैं, जिसमें लोग प्रशांत किशोर पांडे को गरिया रहे हैं, लगातार गरिया रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने सबका इस्तेमाल किया, बहुत लोगों को सीट नहीं दी। तो अभी बिहार की राजनीति में बहुत मजा आने वाला है, अभी देखिए क्या क्या होता है। जी अच्छा, मुझे ये बताइए, ओवैसी मियां ने कहा है कि 100 सीट पे, वो आज ही मैं उनका बयान देख रहा था, 100 सीट पे ओवैसी जी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पहले 20 पे लड़ते थे। आपने कहा कि तेजू भैया के साथ उनका कुछ, तेजू भैया के झोली में कुछ है भी? भाई, तेज प्रताप के साथ जो सबसे बड़ी विरासत है, वो लालू प्रसाद यादव का नाम, और वो यादव है, ये विरासत है। यही विरासत तेजस्वी यादव के पास भी है। तो भला तेज प्रताप यादव के पास कैसे नहीं है, ये कैसे मान लिया जाए? हाँ, उनके पास संगठन नहीं है, उनके पास पार्टी का बड़ा ढांचा नहीं है, लेकिन वो जहां जाएंगे, यादव समाज और खासतौर से जो लालू के भक्त हैं, वो तो उनको अपना मानेंगे ना, बिल्कुल मानेंगे साहब, क्यों नहीं मानेंगे? तेज प्रताप अगर मान लीजिए 1000 वोट ही ले आते हैं, जिन सीट्स पर वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे, वो 13 तारीख को अपनी सूची जारी करेंगे, तो आपको ये कम अंतर लगता है? भाई, प्रशांत किशोर कितने वोट ले आएंगे हर एक सीट पर? प्रशांत किशोर का भी वही आंकड़ा रहेगा, 500 से 5000। अब प्रशांत किशोर के समर्थक हों, उनके भक्त हों, वो कह दें कि भाई सरकार हमारी बनने जा रही है, तो ऐसी लंतरानियां दिल्ली में चलती है बाबू, बिहार में नहीं चलती है। और खासतौर से जिस तरह का एरोगेंस प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं, वो कॉरपोरेट जगत में चलता है। आप अभी एक सुमित अवस्थी के साथ का उनका इंटरव्यू देखिए, उसमें वो जिस तरह से भड़क रहे हैं, जिस तरह से उनकी बोली है, उनकी देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं से उनको नेता नहीं बनाती। और सबसे बड़ी बात है कि ये अद्भुत पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको एक कंपनी चला रही है साहब, खुलेआम सरेआम। मतलब राजनीतिक दल को एक कंपनी बाकायदा वो ऑन पेपर चला रही है। तो अगर पीके को आप एक संभावित नेता मान रहे हैं, तो तेज प्रताप ने तो बचपन से वो विरासत कमाई है। 1% यादव उनके साथ होगा सर, या नहीं होगा, उनकी विरासत के नाम पर? और दूसरे, तेज प्रताप ने इस बीच जिस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, जिस तरह से रिफॉर्म किया है, जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, वो बहुत परिपक्व दिख रहे हैं। और तेजस्वी को तो उल बयान में फुर्सत नहीं है, हर एक को वो सरकारी नौकरी दे देंगे। अब ये चुटकुला जब वो सुनाएंगे, तो जनता इस पर क्या करेगी? उनकी जो वोट बैंक की तामीर है, जो संरचना है, उसके लोग भले कुछ ना कहें, लेकिन बाकी जनता तो हंसेगी इस पर। नहीं, पर एक बात भाई, है, ऐसी बात नहीं है।
देखिए, नौकरी तो दी जा सकती है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है भाई। जब लालू रेल मंत्री थे तो एक एक बीघा जमीन लिखा के नौकरी दिए ही थे। चले भाई, ठीक है, 3 करोड़ नहीं देंगे, 3 लाख नौकरी देंगे। 3 लाख नौकरी तो दे सकते हैं ना तेजस्वी। और एक एक बीघा जमीन तो, पर एक बात यार, 3 लाख बीघा जमीन तो बहुत होती है। बिहार का तो आधा क्षेत्रफल बिहार है, निकाल लेंगे। कितना है महाराज? नहीं, पर सर, उनका तो नौकरी का रेट है, 1 बीघा जमीन दो, एक नौकरी लो। और इसको तो प्रैक्टिकली करके दिखा चुका है परिवार। नहीं, तो इसीलिए वो संभव नहीं है ना, बिहार के पास इतनी जमीनें नहीं है महाराज। आप ही ना बोल रहे हैं, कितना क्षेत्रफल होगा बिहार का, कहां से इतनी जमीन आएगी भाई? मतलब हम मान नहीं लिए 3 लाख दे नहीं, देंगे। मैं इसको, क्या बिहार में 3 लाख ऐसे लोग नहीं जिनके पास 1 बीघा जमीन होगी? क्या बात कर रहे हैं? सर, उसके लिए तेजस्वी यादव का सत्ता में भी आना जरूरी है ना। नहीं नहीं, हमने तो मान लिया ना कि आ रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं, और 1 बीघा जमीन लेंगे, एक नौकरी देंगे। 3 लाख देखिए लोगों को ये नौकरी पक्का मिल जाएगी, 3 लाख। पर यह है कि लालू परिवार 3 लाख बीघा का मालिक हो जाएगा। मैं देखिए, तो, बिहार में एक कहावत है कि भाई साहब जब तेज प्रताप बने तथाकथित पर्यावरण मंत्री, कहावत नहीं है ये, बाकायदा सच है। तो भाई साहब ने क्या किया, जैविक उद्यान जो है पटना का, बोटेनिकल गार्डन, उसकी मिट्टी खुदवाने लगे और अपने एक मॉल में गिरवाने लगे। मतलब भाई हाँ ने वहां मिट्टी घोटाला कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री दूसरे सुपुत्र थे, उन्होंने क्या क्या किया उसकी एक अलग ये है। तो ये लुटेरों का जो खानदान है ना सर, इसके प्रति बिहार के मन में, बिहारी जनता के मन में इतना आक्रोश दबा हुआ है कि अगर मियां भाई और यादव जी लोग इनको सपोर्ट न दें और 2015 में आत्मघाती गलती नहीं करते नीतीश कुमार और इनको संजीवनी नहीं देते, तो ये लोग निबट गए थे। इन लोगों का जय सियाराम हो चुका था। लेकिन नीतीश चचा ने प्राणघातक गलती की और बिहारी जनता अब तक उसको भुगत रही है। वो 17 महीने का कार्यकाल, जिसमें फाइलें पहले लालू यादव के पास पहुंचती थी, तमाम चीजें हैं। लेकिन बिहार की जनता ने एक मूड तो बना रखा है। मैं भविष्यवाणियां नहीं करता, लेकिन मुझे जो दिख रहा है, दो चीजें साफ साफ दिख रही हैं। अब इसको मैं कंक्लूजन की ओर ले जा रहा हूँ। पहली बात कि बिहार को अभी तक चुनाव चढ़ा नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। जितना शोर है सब सोशल मीडिया पर है और सब वही चुनाव लड़ रहे हैं। जमीन पर कोई चुनाव की बात नहीं हो रही है, कोई पोस्टर नहीं है, कोई बैनर नहीं है, कोई उम्मीदवार फाइनल नहीं है। हर एक उम्मीदवार अभी दिल्ली और पटना कर रहा है, तथाकथित उम्मीदवार या संभावित उम्मीदवार या जिसको भी जहां से लग रहा है कि वो टिकट ले सकता है। और दूसरी बात कि बिहार की जनता स्टेटस को ही रखेगी। मैं ये बात तीसरी बार कह रहा हूं, आपके चैनल पर प्रारंभ पर कह चुका हूं, आलोकवाणी पर भी कह रहा हूं, कह चुका हूं। तीस बिहार की जनता स्टेटस को में रहेगी। वो फिर से एनडीए की सरकार बना देगी। छोटे ब्लैकमेलर दलों का इस बार सफाया है। प्रशांत किशोर अगर अपनी बात पर पक्के रहे और उन्होंने जो कहा है उसमें एक ही गलती कही है, उन्होंने कहा कि या तो हम टॉप पर रहेंगे या सबसे नीचे रहेंगे। तो वो टॉप वाली बात गलत बोल गए हैं, वो सबसे नीचे ही रहेंगे। और अगर उनमें अपनी बात पर जमे रहने का मादा होगा तो वो 5 साल फिर मेहनत करेंगे, और नहीं तो सेकंड केजरीवाल तो है ही, भाग ही जाएंगे। जी। सर, मैं एक बात जानता हूं कि अगर भूल के भी तेजस्वी या लालू की पार्टी का शासन फिर से बिहार में लौटा, तो शपथ ग्रहण से पहले, मतलब सुबह रिजल्ट आएगा, करीब 12-1 बजे तक रिजल्ट क्लियर होगा। ये जब आजकल की जो गणना होती है, मतगणना, वो 12 बजे तक ट्रेंड क्लियर हो जाता है। 1 बजे
1 बजते बजते जंगल राज की वापसी शुरू हो जाएगी, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं तो इसमें डाउट किसको है? इसमें किसी बिहारी को कोई डाउट नहीं है सर, और मेरे जैसे बिहारी को तो बिल्कुल नहीं है जिसने उस जंगल राज का नमूना देखा है, और यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य में भी उसी जंगल राज का आगाज देखा है। मुझे आज भी याद है जिस दिन अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, मतलब जस्ट घोषणा हुई थी सुबह में कि रिजल्ट आ गया, अब अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आजमगढ़ में था उस दिन, और आजमगढ़ में मुस्लिमों और यादवों ने जो उत्पात मचाया साहब, बाइक पर यादव लिखा हुआ या फिर कोई आयत का चिन्ह बना हुआ है या जो भी, उसके साथ पूरे बाजार में हुड़दंग, किसी ठेले वाले से कुछ उठा लेना, किसी को 2 चट लगा देना। मतलब मुझे लगा कि यार मैं बिहार के जंगल राज को तो भोग चुका हूँ, ये यूपी में क्या हो रहा है? और यूपी में आप सब ने भोगा है वो 5 साल का जंगल राज। 7 साल से यूपी वाले थोड़े बहुत ठीक हुए हैं, सुधरे हैं, तो उनको बहुत चौड़ा लेने की जरूरत नहीं है, और बिहारियों को है बिहारी नीचा दिखाने की भी जरूरत नहीं है। आप सहोदरे हैं हमारे, आपने जी, भी पाला पोसा है, मैं साम्यवाद के मैं नाम पर आपने भी पाला पोसा है। मैं एक बात बता दूं, जब हम लोग इस बार बिहार प्रवास पे गए थे, मैं और नन्हे पहलवान, तो वहां हमें एक सज्जन मिले, उन्होंने वो शिल्पी जैन गौतम लड़की वाला कांड उस पूरे बारे में बताया हमको, और उन्होंने कहा कि ये लालू के साले जो दोनों थे, ये इनका कारनामा था। कहते हैं तेजस्वी और उनके खानदान को मौका नहीं मिला, तेजस्वी और वो तो तेज प्रताप का भी नाम ले रहे थे, कहते अगर इनको मौका मिला होता तो ये सब भी यही करते, यही करेंगे। इन सब की फितरत यही है, इस पूरी पार्टी की फितरत यही है। वो सिर्फ साधु और लालू क्या नाम सुभाष यादव का ही नहीं कारनामा था, इस पूरी पार्टी की, इस पूरे वोटर वर्ग की यही फितरत है कि घर घर गली गली जो है वो शिल्पी जैन कांड होंगे। जी। देखिए ऐसा है कि उन सज्जन ने जो कहा और आप जो मुझे बता रहे हैं कि इनकी फितरत ये है, पूरा बिहार इस बात का गवाह है, पूरा देश इस बात का गवाह है। मैं याद दिला दूं कि जब श्रीमान चाराचोर जी इस देश के रेल मंत्री का पद सुशोभित कर रहे थे, तो यही दोनों लड़के उस वक्त दिल्ली में तथाकथित तौर पर पढ़ाई कर रहे थे, बीपीएस में थे, और 1 जनवरी की न्यू ईयर की पार्टी थी, और इन लोगों की महरौली में फार्म हाउस में पिटाई हुई थी। उसमें इनको एक बेचारा बॉडीगार्ड भी मिला हुआ था पुलिस का, उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली थी भाई जाटों ने, और इन दोनों की जो कुटाई हुई तो हुई, उसको तो मारा पीटा नहीं, बस उसकी रिवॉल्वर छीन ली थी। और बाद में उस बेचारे को कितना एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, कितनी चीजें हुई, और ये दोनों बच गए। तो ये दोनों, अगर मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, नहीं करूंगा, इनके चरित्र से पूरा बिहार वाकिफ है। और मैं या मेरे जैसे लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम लोग रोज इसी बात को दोहराते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस चाराचोर खानदान को, इस लुटेरे खानदान को, इस डकैत खानदान को, इस रेपिस्ट खानदान को, इस बलात्कारी खानदान को, इस तमाम तरह के जितने भी आप सोच सकते हैं गलाजत, उससे भरे हुए इस खानदान को अगर आपने सत्ता से दूर नहीं रखा बिहारियों, तो आपका भविष्य भयंकर अंधकार में है, इससे आपको ईश्वर भी नहीं बचाएंगे। जी धन्यवाद। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज की चर्चा को मैं समाप्त कर रहा हूं, दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।